हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, बहुत से बच्चे आज परेशान हो गए कि मैम क्लास देंगी कि नहीं देंगी। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग के अलावा क्या था, कल की जो क्लास जो है हमने एफएन की लगा दी थी, क्योंकि एफएन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका भी मैसेज पर्सनल व्हाट्सएप पे आ रहा था कि मैम प्लीज़ एक क्लास हम लोगों को भी दे दीजिए। तो उन लोगों की क्लास, जैसे कल मैं उनका सुपर मॉडल के नाम पे एक क्लास उनको भी दे दी, ताकि वो भी बच्चे क्या है, आप ही लोग की तरह, जैसे ये चौथा पेपर का ना तो कोई मार्केट में कोई बुक है और ना ही कोई सीरीज है, तो वो बच्चे भी परेशान थे। तो उनके डिमांड पे एक क्लास जो है उनको भी हमने दे दिया, इसलिए कल की क्लास जो है आप लोगों की पोस्टपोन थी। और साथ ही साथ क्या था, मुझे आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट। आँख से अचानक से पानी गिरने लगा और डॉक्टर के पास जाकर दिखाना था, इस वजह से जो है आप लोगों की क्लास जो है कल नहीं लगी थी। और अभी भी देखिए मुझे थोड़ा राहत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का मैसेज इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैम प्लीज़ वीडियो प्लीज़। तो ओके, तो मैं आप लोगों के लिए जैसे आज की भी एक जो है क्लास लगा दे रही हूँ। ये मैराथन क्लास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को 55 प्लस से ऊपर क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं इस मॉडल पेपर में जो है सॉल्व करा दूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी मेरी कोशिश है स्टूडेंट। ओके, तो आइए देखिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो है 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और पेपर का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है स्टूडेंट? इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 1 अगस्त 2024 को होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके स्टूडेंट, अपना दिल थाम लीजिए, घबराइए मत। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा क्या था, एक जो है शालिनी सिंह, उनको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो था डाउट था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 22 पहले ही आ गया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा। तो मैंने कमेंट देखा तो उनके डिमांड पर कि मतलब उन्होंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है उन्होंने बताया कि मैम आपने इसका आंसर जो है रॉन्ग बताया है, इसका आंसर क्या होगा, 30 दिन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, तो देखिए अगर सूचना का संबंध मानवाधिकार से है तो कितने दिन के भीतर सूचना दी जाएगी। ये आपका स्टूडेंट मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा। कौन सा है, मॉडल पेपर 1 का महा मैराथन क्लास मॉडल पेपर 1 का है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 45 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 25 दिन। तो देखिए स्टूडेंट, उसमें हमने भी आंसर आप लोगों को बताया था 45 दिन, तो ये 45 ही दिन ही राइट है स्टूडेंट। तो शालिनी जी सुनिए, देखिए जब मानवाधिकार की बात आती है तो यानी यहाँ पर जो आप 30 दिन बता रही हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब मानवाधिकार के हनन संबंधित, याद रखिएगा कि आपका जब मानवाधिकार का जब हनन हो रहा है, हनन संबंधित आवेदन में 45 दिन की अवधि जो है मिलती है। ठीक है शालिनी जी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम मानवाधिकार यानी स्थिति पर बात हो रही है यहाँ पर, अगर सूचना का संबंध मानवाधिकार से लिया गया है, ठीक है, मानवाधिकार शब्द आ गया स्टूडेंट, तो उसमें क्या है, हनन से संबंधित हो गया ये, तो उसकी जो सूचना है आपको क्या है 45 दिन ही में दी जाएगी। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 280 था स्टूडेंट शालिनी जी, आपने क्वेश्चन जो है 80 को भी डाउट में रखा था, उसका बताया था कि मैम आपका इसका आंसर क्या आएगा, 48 घंटे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यदि सूचना का संबंध व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो कितने समय के भीतर निस्तारण होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो क्या होता है, ये जो मतलब मतलब अगर व्यक्ति से संबंधित यानी पर्सनल, आप किसी भी व्यक्ति का जो इशू है तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है टर्म्स कंडीशन देखा जाता है कि मतलब उसकी स्थिति क्या है। तो उसमें क्या है, उसमें याद रखिएगा कि उस जो भी मतलब सूचना है जो भी, तो उनको 48 घंटे में भी मिल सकता है और उसकी अवधि 30 दिन में भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों बोथ आर राइट है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमने घंटा नहीं दिया था स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा शालिनी जी, मैंने इसमें घंटा नहीं दिया है, ओनली 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन और 20 दिन दिया है। तो याद रखिएगा जब दिन में दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहीं पर ऑप्शन में हो जाता आपका 30 दिन, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाता 30 दिन, फिर दूसरा ऑप्शन हो जाता आपका मान लीजिए 48 घंटे, ठीक है 48, और फिर तीसरा ऑप्शन हो जाता आपका दोनों। ठीक है, दोनों, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता। अगर मान के चलिए सिर्फ ऑप्शन में आपका 48 घंटे दिया है तब क्या होगा, 48 घंटे, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर दिन में। तो याद रखिएगा कि यदि जो सूचना का संबंध क्या व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसका जो निस्तारण जो है आप
आपका 30 दिन में भी हो सकता है और क्या है 48 घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके ये आई होप आपके क्या है डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आइए स्टूडेंट, अब आप लोगों के नए प्रश्न की बारी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया, इसमें आज के जो क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ जो मेरा पहला दूसरा मॉडल पेपर है उसको भी मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया ताकि आपका क्या हो सके, क्विक रिवीजन हो जाए। कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, तो आपको पहले ही बता दे रही, कुछ मॉडल पेपर से मैंने लिया है और कुछ क्या है आपके न्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप देखिए इस सेशन का जो है पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि बच्चों के विकास के लिए भारत सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति 1974। दूसरा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्टूडेंट। तीसरा है आपका बाल श्रम के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर होगा स्टूडेंट। ठीक है, चार्टर 2003, राष्ट्रीय कार्य योजना 2005, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है बच्चों से संबंधित क्या है स्टूडेंट, ये सब पॉलिसी है। कौन क्या है, पॉलिसी है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब देखिए एक एक चीज़ को फिर हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ जो पॉलिसियाँ हैं उससे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया है, जो कि आपका क्या है, ये यूनिट 2 का भाग है स्टूडेंट, सॉरी यूनिट 3 का जो है भाग है, जो है पोषण पॉलिसी था ना स्टूडेंट, उसको आज हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या करे कि बच्चों का राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, कुपोषण को कम करना, ये 100% बात सही है। फिर क्या है, दूसरा क्या है, महिलाओं तथा बच्चों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर पोषण देना, ये भी बात सही है। फिर क्या है, उनके पोषण में सुधार लाना, ये भी बात सही। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, आम जनसंख्या को अच्छे स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति, ये भी बात सही स्टूडेंट। फिर क्या है, मातृ एवं बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 जो बनाया गया, तो उनमें जो है किन बिंदुओं को ध्यान में दिया गया, तो जैसे जनसंख्या को हम कैसे मतलब अच्छा हेल्थ दे सकते, इस पर भी ध्यान दिया गया, और मातृ एवं बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते, इस पर भी ध्यान दें। जैसे पहले क्या था, पहले जो था जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उनको क्या है प्रॉपर मात्रा में जो है आयरन, ठीक है स्टूडेंट, आयरन और कैल्शियम, ये सब विटामिन की जो होती थी स्टूडेंट, तो वो क्या है उनकी जो है रिक्वायरमेंट जो होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, जिससे क्या होता था माँ जो है बच्चे को जन्म देने के उपरांत जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी, या बच्चा जो है कमज़ोर पैदा हुआ तो उसका भी क्या होता था ऑन स्पॉट जो है डेथ हो जाती थी, यानी जन्म के तुरंत बाद क्या होती थी डेथ हो जाती थी। या फिर बच्चे की जो वजन है वो 2 किलो से कम थी तो वो भी बच्चा क्या होता था मर जाता था, और उसी को वजन कम होने के कारण जो मौत होती थी उसी को हम विदेशों में क्या कहते थे स्टूडेंट, स्मॉल फॉर डेथ कहते थे। क्या बोलते थे स्टूडेंट, स्मॉल फॉर डेथ के नाम से जो है विदेशों में इसको जाना जाता है, कि मतलब बच्चे का कम वजन और कम जीवन के लिए जिंदा रहना क्या है स्मॉल फॉर डेथ के नाम से हम जानते थे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 कब लाया गया। ठीक है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 कब लाया गया, तो पहला ऑप्शन क्या है 9 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 9 फरवरी 2006, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय चार्टर 2003 था वो कब लाया गया, कब बना, तो 9 फरवरी 2004 को बना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है स्टूडेंट कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 में शामिल किया गया, यानी अब बनाया गया तो उनमें किन किन तथ्यों पर जो है विचार किया गया, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों की बुनियादी जरूरतें, 101% सही है स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट कि बचपन में आरंभ में, ठीक है, बचपन में आरंभ में देखभाल एवं मुफ्त शिक्षा, तो ये भी बात सही है। फिर क्या है बालिका का संरक्षण, यानी जो लड़कियां होती हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते
सकते हैं, इसको भी इसमें शामिल किया गया। फिर क्या, किशोर को सशक्तिकरण को भी शामिल किया, यानी किशोर जो है उसको कैसे मतलब उनको सशक्त बनाया जाए, यानी आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस बिंदु पर भी बात की गई है। फिर क्या, संघ बनाने तथा शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता भी दिया गया कि बच्चे जो हैं अपना क्या यूनियन बनाकर क्या कर सकते, कोई भी सभा ऑर्गेनाइज कर सकते। फिर क्या, परिवार की सुदृढ़ीकरण माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है, यानी परिवार को कैसे मजबूत बनाना है ये माता पिता की क्या है, दोनों लोग की जिम्मेदारी है। पहले क्या था, आज से 30-40 साल पहले क्या था कि लोग क्या सोचते थे, सिर्फ जन्म माने माता पिता की जो भूमिका होती थी सिर्फ जन्म देने तक मतलब खत्म, उसका भरण पोषण बस, पालन पोषण में क्या था, पिता की कोई रोल नहीं। तो वो लोग क्या सोचते थे कि सिर्फ माँ का ही काम है कि बच्चे को पाले पोसे और बड़ा करे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, आज भी क्या है, बहुत से जो मतलब रूढ़िवादी जैसे मतलब विचार के जो लोग होंगे तो वो भी क्या करते हैं, सिर्फ अपनी पत्नी पर ही थोप देते हैं कि तुमने जन्म दिया, तुम इसको पालो, मेरा काम सिर्फ क्या है, तुम्हारी जो जरूरत है उसको लाकर पूरा करना। यानी बच्चे की परवरिश में जरा सा भी भागीदारी नहीं देना कि बच्चा मान लीजिए पॉटी कर दिया, बाथरूम कर दिया, तो उसकी सफाई में क्या है पति भी जाकर हाथ बटा देती, ये सब चीज़ें क्या थी, वो सब पहले नहीं थी। इसीलिए क्या है, आपका ये राष्ट्रीय चार्टर जो है 2003 लाया गया। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट की, अपंगता वाले बच्चों का संरक्षण सुरक्षा देखभाल, यानी जो बच्चे अपाहिज हैं या विकलांग है तो उन बच्चों की कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी बिंदुओं को क्या है राष्ट्रीय चार्टर 3 में आपको शामिल, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आपका फिर से प्रश्न की बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 में क्या क्या शामिल है, तो बच्चों की बुनियादी जरूरतें, ठीक है, फिर क्या बचपन में आराम, ये सब आप लोग जो है पूरा देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास की नीतियों में, ठीक है, बच्चों के विकास की नीतियों में राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन क्या है, 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, बच्चों की उत्तरजीविका संरक्षण विकास भागीदारी पर जोर देना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों को संपत्ति के रूप में मानवीय अधिकारों से युक्त व्यक्ति समझना। चौथा ऑप्शन क्या है, लिंग भेद वर्ग जाति वंश धर्म विधिक स्थिति के दुराग्रह से उत्पन्न भेदभाव के मामलों का समापन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, पांचवा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि सभी बच्चों को अपने, ठीक है, सभी बच्चों को क्या है स्टूडेंट, सभी बच्चों को अपने अधिकारों और ज़रूरतों को हर स्थिति में पूरा करने का हकदार या अधिकार। ठीक है, और छठवां ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, छठवां है आपका उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे जो है इसमें क्या हो सकता है आपको छोटा करके दे सकता है कि जो है बच्चों के विकास के नीतियों में राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका पहला ऑप्शन दे दिया लिंग भेद और क्या है दुर्व्यवहार का मतलब भेदभाव को समाप्त करना। दूसरा ऑप्शन दे दिया बच्चे को अपनी जो संपत्ति को सुरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि बच्चा जो है आपका क्या है मतलब 18 वर्ष की आयु में क्या होता है सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ऐसे भी आप लोगों को उसमें दे सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बच्चों के लिए कार्यक्रम है। ठीक है, बच्चों के लिए कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम है स्टूडेंट, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील। फिर क्या है शिशु गृह स्कीम। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवाएं जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICDS बोलते हैं स्टूडेंट। ICDS की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। सब आप लोग एकदम बिल्कुल मेरे साथ फटाक से आप लोग बोला करिए स्टूडेंट की क्या क्या तुरंत मतलब आज ICDS तो उसके कार्य क्या है वो मतलब किन किन स्तरों पर कार्य करता है फटाफट अपना याद कर लिया करिए। ठीक है, फिर क्या है सर्व शिक्षा अभियान कब आया, 2001 में आया। ठीक है, फिर क्या है आपका तीसरा क्या है पांचवा क्या है आपका समुदाय आधारित पौष्टिक खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में। ठीक है, छठवां क्या है आपका कि कार्य करने वाले बच्चों के लिए देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाली योजना। फिर क्या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग शब्द है, आयोग 2005 में आया था। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम सिर्फ पूछेगा स्टूडेंट, खाली इसको पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये आपका क्या है 2006 आया है।
ठीक है, 2006 में जो है ये लागू हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था। और आयोग कब बना? आयोग आपका 2005 में बना था, लेकिन बात जैसे होता है ना कि पहले बात बनती है, फिर उसको क्या है लिखित तौर पर जो संविधान में लागू, फिर क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है उसको मतलब मान्यता देते हैं, तो वो लागू जो शब्द है वो आपका क्या है 2005 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल अधिकार सम्मेलन पर रिपोर्ट तथा उसके 2 वैकल्पिक प्रोटोकॉल, फिर क्या दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, और फिर क्या उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सब क्या, ये सब आपके जो हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये सारे कार्यक्रम आप लोग एक बार अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 को कब लाया गया? ठीक है, 2005 को कब लागू किया गया स्टूडेंट? ठीक है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? देखिए स्टूडेंट, सॉरी वहाँ पर भी हम 2006 बता दें, 2006 नहीं होगा। ठीक है, देखिए वहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, 2006 नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 को कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन क्या है 20 जनवरी 2006, दूसरा ऑप्शन है 5 मार्च 2007, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 मार्च 2006 और चौथा ऑप्शन है 5 फरवरी 2007। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 को कब लागू किया गया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 5 मार्च 2007 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, या आयोग शब्द न दे के क्या दे दे, खाली इसको दे दे कि बाल संरक्षण अधिनियम, बस इतना दे दे स्टूडेंट। ठीक है, बाल संरक्षण अधिनियम जैसे कब लागू हुआ तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2007 ही आएगा। ठीक है, 5 मार्च 2007 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 भारत के राजपत्र में कब शामिल हुआ? ठीक है, भारत के राजपत्र में यानी लिखित तौर पर जो है कब शामिल हुआ, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो 20 जनवरी 2006, ठीक है, 5 मार्च 2007, 20 फरवरी 2006, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 जो है भारत के राजपत्र में कब शामिल हुआ स्टूडेंट? तो 20 जनवरी जो है आपका 20 जनवरी 2006 को जो है शामिल हुआ। और ये पूरे भारत में लागू कब हुआ स्टूडेंट? ठीक है, भारत में लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा कि 5 मार्च, ठीक है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 2007 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। और अभिपत्र में जो है राजपत्र या अभिपत्र में कब शामिल किया गया? तो 20 जनवरी 2006 को शामिल किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आया? 2001, 2002, 2003, 2004। तो अभी ये तो एकदम आप लोगों को हलवा क्वेश्चन रट गया होगा 2001 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है स्कूल के प्रबंध में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को पूरा करना। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि SARA, इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे सम्मिलित रूप से, सारा। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सारा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। दूसरा ऑप्शन है सिंपल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। किसका फुल फॉर्म है, आपका सारा का। देखिए यस फॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस फॉर आपका स्टेट हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा, एडॉप्शन हो जाएगा। आर फॉर क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। और ए फॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सूचना आयोग को शिकायत के कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी किन कारणों से, जैसे या किन बिंदुओं को आप राज्य सूचना आयोग में जो है सम्मिलित कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, जब स्टूडेंट जन नहीं होगा, जब सूचना अधिकारी ने आवेदन को स्वीकार करने से इनकार किया हो। यानी जैसे आप क्या पहले तो जिले में आप वो करेंगे, अपील करेंगे, तो वहाँ का अधिकारी जैसे आपका सूचना क्या है मतलब लेने से इनकार कर दिया, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, राज्य सूचना आयोग
को आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना न मिली हो, ठीक है, आपको निर्धारित समय जो 30 दिन का जो समय दिया जाता है उसके अंदर आप लोगों को जैसे सूचना न मिली हो, तो उस स्थिति में क्या है आप राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। फिर क्या है, तीसरा क्या है आपका, ऐसी राशि देने की अपेक्षा की गई हो जो आवेदक अनुचित समझता हो, इस स्थिति में भी आप कर सकते हैं। फिर क्या है आपका चौथा क्या है, यदि आवेदक यह मानता है कि उसे अधूरी या गलत सूचना मिली है, तो उस स्थिति में भी क्या कर सकते हैं आप जो है राज्य स्तर पर जो है अपना सूचना दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि RTI, ठीक है, RTI का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, तो आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिए थे। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है स्टूडेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। पहला ऑप्शन क्या है, दिसंबर 2004, दिसंबर 2005, दिसंबर 2006 और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिसंबर 2004 हो जाएगा स्टूडेंट कि सूचना का अधिकार विधेयक जो है लोकसभा में कब लाया गया, तो याद रखिएगा कि 2004 में लाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। अब देखिए एक स्टूडेंट ने आधा यह क्वेश्चन किया था कि मैम स्वीकृति कब मिली, तो अब किसका स्वीकृति कब मिली, तो ये आपको प्रश्न जो है क्लियर करना चाहिए कि किस किस स्वीकृति की बात कर रही हैं, किस मतलब योजना का, कि क्या बहुत सारे नियम अधिनियम है यहाँ पे। तो याद रखिएगा अगर आपकी ये मतलब सूचना के अधिकार की स्वीकृति से है क्वेश्चन, तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, 5 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 5 जून 2010 और इनमें से कोई नहीं। तो सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है 5 जून 2005 को मिला था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार को भारत में कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, 12 अक्टूबर 2005, दूसरा ऑप्शन 5 जून 2005, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2004। तो दिसंबर 2004 में क्या था, ये लोकसभा में आया था स्टूडेंट। लोकसभा में क्या किया गया था, लोकसभा के सामने जो है इसको रखा गया था, ठीक है। और क्या है 5 जून 2005 को क्या किया गया है, राष्ट्रपति को जो है सूचना के अधिकार की जो है मंजूरी मिली गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सॉरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इस प्रश्न के अनुसार कि जो 12 अक्टूबर 2005 को क्या सूचना का अधिकार जो है भारत में लागू हुआ था। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन एक साथ बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपके अगर अभी भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 19 भाग 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के भाग 1 से क्या है सूचना का अधिकार जो है संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया स्टूडेंट। याद रखिएगा ये तो एकदम हम आपको क्वेश्चन रटवा दिए हैं कि अनुच्छेद 19 भाग 1 में क्या है नागरिकों को बोलने की और अपने विचारों को क्या है मतलब स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का जो है अधिकार मिला है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव अधिकार को कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, जन्म अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब देखिए हम आपको अपने पहले मॉडल पेपर से हमने ले लिया है कि आप लोगों का क्या है क्विक रिविजन हो जाए। इसके बाद कुछ जो है 8-10 क्वेश्चन जो है फिर से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यू होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव अधिकार को परिभाषित करना है, सरल होता है कठिन होता है, सरल तथा कठिन दोनों होता है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मानव अधिकार को जो है परिभाषित करना जो है अत्यंत कठिन कार्य है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के स्रोत हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, संधियां, फिर रूढ़ि, तीसरा ऑप्शन क्या है न्यायिक निर्णय और शासकीय अभिलेख, चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार के लक्षण है, ठीक है। मानव अधिकार के लक्षण है या मानव अधिकार का लक्षण क्या होता है।
है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मानवाधिकार सार्वभौमिक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यह दो तरफा क्रिया। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह गतिशील अवधारणा। चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार को किन किन रूपों में विभाजित करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कानूनी रूपों में। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक रूपों में। तीसरा ऑप्शन है नैतिक रूपों में। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव अधिकार वो अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होता है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, दुर्खिम का है, आरजे बिसेंट का है, अरस्तू का, किसका है। तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका आरजे बिसेंट का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यह अधिकार पैदा नहीं किए जा सकते और नहीं खरीदे जा सकते हैं, अपितु यह अधिकार संविदावादी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। ठीक है, यह होगा। यह कथन किसका है, तो डेविड सेल्बाई, रॉबर्टसन, अरस्तू, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा डेविड सेल्बाई का यह कथन है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव अधिकार को किन परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, जन्मतः अधिकार, और क्या है आपका उपरोक्त सभी होगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि उपरोक्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ये लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए स्टूडेंट, जो है ये आपको इस एग्जाम में 101% आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानव अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किन अधिकारों की मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बात सही है। विधि के समता का अधिकार, ये भी बात सही है। मताधिकार, ये भी बात सही है। व्यापार व्यवसाय का अधिकार, ये भी बात सही है। न्याय पाने का अधिकार, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को। दूसरा ऑप्शन है मानव अधिकार के विशेष सूचना को। तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है जो है चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा कि मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को जो है मानव अधिकार का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव अधिकार का सर्वाधिक नहीं होगा स्टूडेंट, सार्वभौमिक होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक है। ठीक है, घोषणा कब कब किया गया था, तो पहला ऑप्शन क्या, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1950 स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था, जो है सार्वभौमिक घोषणा जो है किया गया था मानव अधिकार के प्रति। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सार्वभौमिक घोषणा में जो है, सार्वभौमिक घोषणा जो है स्टूडेंट आपका जो है कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो याद रखिएगा कि सार्वभौमिक घोषणा जो है आपका 1 से लेकर 30 अनुच्छेद तक जो है इसमें मानव अधिकार से संबंधित अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। और सार्वभौमिक घोषणा में जो है वो मतलब मानव अधिकार कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सार्वभौमिक घोषणा में, यहाँ सर्वाधिक नहीं होगा, सार्वभौमिक समझ लीजिएगा। तो घोषणा में क्या है, मानव अधिकार को मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में क्या है, सिविल तथा नागरिकों का अधिकार, और दूसरा क्या था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। फिर क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, हर देश क्या है फिर अपने अपने अनुसार बांटा है। बार बार इस चीज़ को भी मैं जो है पिछले वीडियो में डिफाइन की थी, आज फिर से डिफाइन कर रही हूँ कि अगर सार्वभौमिक घोषणा पूछेगा कि सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर मानव अधिकार कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, 2 बताएंगे। ठीक है, प्लीज़ मेरी बातों को विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन गलत मत करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त होता है, या मानव अधिकार कब से प्राप्त होता है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार, या इसी को क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, मानव अधिकार जो है कब से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन क्या होगा, जन्म से, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में। तो याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को क्या है, मानव अधिकार जो है
जन्म से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, एलेनोर रूजवेल्ट, दूसरा ऑप्शन है अरुण कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन है राम मूर्ति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। स्टूडेंट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व मानवाधिकार की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि 10 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, या फिर क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विश्व मानवाधिकार। याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार भी करके आएगा तो भी आपका क्या होगा, यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, विश्व मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा शब्दों पर भी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है। देखिए अभी क्या था, विश्व मानवाधिकार जो है आपका क्या था, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है कब मनाएंगे स्टूडेंट, तो 12 अक्टूबर है, 12 दिसंबर है, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 अक्टूबर को क्या भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाते हैं, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, इसको कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत क्या है, मानव अधिकार को जो है गठित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्यायों तथा धाराओं को बांटा गया है। कितने अध्याय तथा धारा में ये जो है विभक्त है या बटे हैं। क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या है, अध्याय 8 धारा 43, अध्याय 11 धारा 44, अध्याय 12 धारा 43, अध्याय 10 धारा 43। स्टूडेंट याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, अध्याय 8 और धारा 43 में बांटा गया। ठीक है, किसको, आपका जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितनी अध्याय हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि कितने अध्याय हैं, तो आपके 8 जो अध्याय हो गए स्टूडेंट। ठीक है, कितना है, 8 जो है आपका क्या है, अध्याय हो गया। और क्या है आपका धारा कितना हो गया स्टूडेंट, तो धारा जो है आपका 43 जो है ये क्या है, धारा है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बातों पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन क्या, 1990, 1999, 1993, 1995। याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है 1990 में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है राज्यपाल जो होता है वो क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगर मान कर चलिए यहाँ पर राज्य के जगह पर क्या होता है स्टूडेंट, आपका रहता है राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर रहता है राष्ट्र या क्या होता है, देश। तो आप हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तब उसका आंसर क्या होता है, आपका राष्ट्रपति हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, राज्य में है तो राज्य में क्या है, आपका राज्यपाल है, और राष्ट्र में आ जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 स्टूडेंट। तो क्या दिया स्टूडेंट, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख जो किस अध्याय में किया गया है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अध्याय 5 में किया गया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या
कह रहा है कि राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को किसके द्वारा पद से निरस्त किया जाता है। ठीक है, निरस्त का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, निरस्त का मतलब होता है हटाना। ठीक है, पदविहीन करना। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है किसके द्वारा जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है मुख्यमंत्री। स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति जो है वो मतलब सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है और वो क्या है, वो जो है आपका मतलब उनको जो है पद से हटा भी सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस धारा में किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, धारा 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की पद की अवधि तथा उम्र होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है, 3 वर्ष 70 वर्ष, 5 वर्ष 70 वर्ष, 4 वर्ष 65 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 वर्ष से 70 वर्ष। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है, 70 वर्ष है और उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। मान के चलिए अगर वो उस पद का जो से अध्यक्ष बनता है और उसकी उम्र क्या हो गई, उसकी उम्र मान कर चलिए जो है 69 हो गई स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद उसकी उम्र जो 69 हो गई तो वो क्या है, वो 70 यानी 70 साल में वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो कार्य करने की जो अवधि है वो 3 वर्ष रखा गया है, लेकिन व्यक्ति की जो उम्र सीमा क्या रखी गई है, वो 70 वर्ष रखी गई है। तो वो कार्य पद पर क्या, अगर 59 में उसने ज्वाइन किया, सॉरी 69 में, तो जाहिर सी बात है कि वो कार्य कितने साल तक करेगा, तो 1 साल तक करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उसका कार्यकाल की जो अवधि होती है वह 3 वर्ष होती है और उम्र की अवधि क्या होती है स्टूडेंट, 70 वर्ष होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितने बार संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है कितने बार जो है संशोधित किया गया है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 5 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 2 बार जो है संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है कितनी बार जो संशोधित किया गया है, तो 2 बार जो है संशोधित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष में भी सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है मानव अधिकार का विशेषज्ञ। तो याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या है, मानव अधिकार आयोग का सदस्य जो है नहीं बन सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। ठीक है, शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या, सती प्रथा, दूसरा ऑप्शन है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शारदा अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है स्टूडेंट। तो आपका याद रखिएगा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम से जो है संबंधित है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारदा अधिनियम कब बना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आपका 28 सितंबर 1929, 28 दिसंबर 1929, 28 नवंबर 1929 और इनमें से कोई नहीं थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो शारदा अधिनियम है वो कब बना था स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 28 सितंबर 1929 को क्या बना था, शारदा अधिनियम बना था। शारदा अधिनियम को हम क्या बोलते हैं, तो बाल
देखिए स्टूडेंट, सारदा अधिनियम को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम बोलते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सारदा अधिनियम में विवाह के लिए उम्र रखा गया था, मतलब कितने उम्र रखा गया था। याद रखिए ज़्यादातर क्या है, ये जो सारदा अधिनियम था वो बाल विवाह के खिलाफ बना था स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसमें जो है लड़की का जो उम्र और लड़के का उम्र क्या रखा गया था, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, लड़की की उम्र 14 वर्ष तथा लड़के की उम्र 18 वर्ष। दूसरा है आपका लड़की की उम्र 15 तथा लड़के की उम्र 20। तीसरा है लड़के की उम्र 10 और लड़की की उम्र 8 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो लड़की का उम्र है वो कितने वर्ष रखा जाएगा, 14 वर्ष, और लड़के की उम्र क्या था, 18 वर्ष। किस में, सारदा अधिनियम में या सारदा एक्ट वाले में रखा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिशु अधिनियम कब आया, ठीक है। शिशु अधिनियम कब आया, पहला ऑप्शन क्या, 1961, 1962, 1963, 1964। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1961 में जो है शिशु अधिनियम लाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि युवा व्यक्ति अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। युवा व्यक्ति अधिनियम जो है किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अहानिकारक प्रकाशन, ठीक है, अहानिकारक प्रकाशन, प्रकाशन, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका अहानिकारक प्रकाशन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अहानिकारक प्रकाशन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि युवा व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष आया, ठीक है। युवा व्यक्ति अधिनियम जो है किस वर्ष आया, पहला ऑप्शन क्या है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1958, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 1956 ईस्वी में जो है युवा व्यक्ति अधिनियम को जो है लाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भ का चिकित्सकीय, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा छोटा कट जा रहा है प्रश्न आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम किस वर्ष आया, पहला ऑप्शन क्या 1971, 1972, 1973, 1975। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 1971 में जो है लाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सारदा अधिनियम का संशोधन किस वर्ष हुआ, यानी जो सारदा अधिनियम आया था स्टूडेंट आपका किस सन में आया, तो आपको बताया ना कि 28 सितंबर 1929 में लाया गया था इसको। तो जो है कि इसका संशोधन कब हुआ, दोबारा कब मतलब संशोधन किया गया, तो पहला ऑप्शन क्या 1 नवंबर 2007, 1 दिसंबर 2007, 1 जनवरी 2007 और 1 फरवरी 2007। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 नवंबर 2007 को क्या है आपका भारत में सारदा अधिनियम को जो है संशोधित करके फिर से लाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, इसका मतलब क्या हो कि जो बाल श्रम यानी जो बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती थी कम पैसे में, या बच्चे छोटे बच्चे होते थे जैसे आदिवासी जन जो है उनको क्या किया जाता था, उनको उनके लड़कों या लड़कियों को लियाकर शहर में जो है नौकर के तौर पर लोग रखते थे। तो उसको जैसे कब मतलब जो है लाया गया कि मतलब जो है बाल श्रम को रोका जाए, यानी बच्चों से जो है कार्य न किया जाए, नहीं करवाना है। तो ये कब लाया स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 10 अक्टूबर 2006, 10 नवंबर 2006, 10 दिसंबर 2007 और 10 दिसंबर 2012। स्टूडेंट याद रखिएगा कब बना स्टूडेंट, तो 10 अक्टूबर 2006 को जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया, पहला ऑप्शन क्या है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट सती प्रथा को जो है किसने जो है समाप्त किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, यानी या यूं कह सकते हैं कि सती प्रथा समाप्त करने के लिए कानून कब बना, ठीक है। यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बना स्टूडेंट, ठीक है, कानून कब बना, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, आंसर नहीं, पहला ऑप्शन क्या है 1829, दूसरा है 1920, तीसरा है 1828, चौथा है 1930 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1829 ईस्वी में बना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सती प्रथा के लिए कब कानून बना। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका 1929, 1829, 1830, 1832 और 1833 स्टूडेंट। अभी हमने आपको बताया कब बना, तो 1829 ईस्वी में जो है बना गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने अहम जो है भूमिका निभाई स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है लास्ट पहुंच गया, लेकिन हमने एक बार भी आप लोगों को नहीं कहा कि आप लोग क्या है लाइक शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने क्या वीडियो को जो है लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो प्लीज़ अब तो याद रखिए ये भी क्या है आप लोगों का समापन है, और हो सकता है कि इसके बाद क्या हो आप लोग मंजू मैम को भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा कि जो बच्चे हमारे तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार मतलब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर उनको आगे इन फ्यूचर तैयारी करना है नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी का, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मैं उनके लिए भी मतलब अलग से समय निकाल कर ज़रूर, नहीं ज़्यादा तो एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन का जो है क्लास ज़रूर आप लोगों को मैं दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो आज बच्चे मेरे पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, ठीक है। अब देखिए इसका जो है क्या है ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग, फिर राजा राम मोहन राय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है अहम भूमिका जो है भारत के जो प्रथम गवर्नर थे स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या है भारत के जो प्रथम ब्रिटिश सरकार का जो प्रथम गवर्नर जो थे स्टूडेंट, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर थे, और उनके साथ साथ क्या है राजा राम मोहन राय, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, सती प्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। और किस सन में जो सती प्रथा समाप्त हुई आपकी, तो 1829 ईस्वी में जो है वो समाप्त हो गई थी स्टूडेंट। किस सन में, तो 1829 ईस्वी में जो है समाप्त हुई थी। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो स्टूडेंट। तो याद रखिए आज ये क्या है आप और हमारा जो है क्वेश्चन के जरिए यानी क्लास के जरिए आज आप और हमारा ये आखिरी जो है मिलन है, और आशा करती हूँ कल का पेपर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। और आज क्या है, आज ये लास्ट क्लास, और आप लोग हो सकता है एक साल का आपका और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अलविदा तो नहीं कह सकते, लेकिन विदा ज़रूर कह सकते हैं। वो जो बच्चे मतलब एमए के बाद अगर स्टडी ब्रेक करेंगे तो वो तो मतलब एक तरह से अलविदा ही हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे अगर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, तो उनके लिए मैं पहले से ही अवेलेबल थी और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।